जय हिंद साथियों। जैसा कि हमारा चल रहा था वर्धन वंश, तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी वर्धन वंश के संस्थापक की, और वर्धन वंश का सबसे प्रतापी शासक था यानी कि वास्तविक संस्थापक कौन था, तो प्रभाकर वर्धन की। और हमने बात की थी पुष्यभूति वर्धन की, या पुष्यभूति की बात की थी हमने पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करते हैं हर्षवर्धन की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है। तो मेरा मकसद ये है कि मैं आपको जितना कम समय में हो सके उतना कम समय में आपको हर्षवर्धन के बारे में सारी जानकारी डिटेल पूर्वक आपको बता सकूं, ताकि कोई भी फैक्ट छूटे नहीं पाए आपके लिए। यानी कि एग्जाम की दृष्टि से जो फैक्ट महत्वपूर्ण है सारे फैक्ट यहाँ पे लेके आया हूं मैं, और मैंने सारे फैक्ट पहले लिख दिए हैं, और कुछ फैक्ट है जो मैंने लिखे नहीं है वो मैं यहाँ पे बोल के बता दूंगा। क्योंकि ये फैक्ट लिखने से एक फायदा होता है आपके लिए कि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होता, वरना इनमें लिखने में काफी टाइम वेस्ट होता है। तो वीडियो शुरू होने के बाद लिखते हैं तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है और स्टूडेंटों का समय उसमें बर्बाद ज्यादा होता है। तो मैंने सोचा कि स्टूडेंटों के लिए शॉर्ट वीडियो बनाई, ताकि जितना कम समय में हो सके ना उतना कम समय में आपको ऑथेंटिक जानकारी दे पाए। तो मेरा मकसद यही है कि आप सभी को बस फ्री एजुकेशन, आपको कोई कोर्स वोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको इतिहास के एक एक इतिहास देख लो, आप जीके में आपको चाहे ज्योग्राफी देख लेना, चाहे आप हिस्ट्री देख लो, चाहे पॉलिटिकल देख लो, आपको कोई भी सब्जेक्ट आपको आपको पैसे पे करके पढ़ना नहीं पड़ेगा, बल्कि आपको यूट्यूब से ही सारे चैनल, बहुत से चैनल है, तो आपको सारे वीडियो यूट्यूब पर ही मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं भी है तो आप कमेंट करके बता देना, आपको जो भी टॉपिक आपको टफ लगता है उनके बारे में कमेंट करके बता देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो आपको कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको सारा मैटर आपको यूट्यूब पर ही मिल जाएगा। इसलिए कहता हूँ कि कोई भी कोर्स मत खरीदा करो आप, क्योंकि ये सारे बस टीचरों के नए नए प्लान होते हैं कि कोर्स लॉन्च करते जाते हैं। तो आपको कोर्स खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, सबसे अच्छा आप बुकें पढ़ो, और सबसे बेस्ट है कि एनसीईआरटी की बुकें पढ़ो। तो आइए आज हम बात कर रहे थे वर्धन वंश के बारे में। तो कल हमने देखा था कि वर्धन वंश का संस्थापक था पुष्यभूति वर्धन। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो आप, जिससे कि समय समय पर आपके पास हर वीडियो आता रहेगा। तो अब हम बात कर रहे हैं वर्धन वंश के अगले और महत्वपूर्ण शासक हर्षवर्धन के बारे में, यानी कि हर्षवर्धन के बारे में। तो हर्षवर्धन कब शासक बना, तो हर्षवर्धन बना था 606 ईस्वी में शासक बना था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन शासक कब बना, तो हर्षवर्धन 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था, और उस समय इसकी उम्र 16 वर्ष थी, यानी कि 16 वर्ष की इसकी उम्र थी उस टाइम पे। तो हर्षवर्धन 606 ईस्वी में मात्र 16 वर्ष की उम्र में शासक बना था। तो ये आपको याद नहीं रखना कि उसकी उम्र कितनी वर्ष थी, ये तो मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ, वरना ये आपके लिए मैटर नहीं करता। जो टॉपिक महत्वपूर्ण है ना, जो मैं यहाँ पे फैक्ट लिखा हूँ ना, ये आपको याद करने ही करने हैं, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। और जो महत्वपूर्ण फैक्ट नहीं है ना वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, सारे फैक्ट बताऊंगा, लेकिन इसके बारे में मैं आपको। हर्षवर्धन शासक बना 606 ईस्वी में, कल मैंने कहानी के जरिए बताया था कि यहाँ पे था कौन, राज्यवर्धन शासक था, हर्षवर्धन का भाई थानेश्वर में। और यहाँ पे कन्नौज में क्या हुआ था, हर्षवर्धन की बहन, हर्षवर्धन का भाई तो यहाँ का शासक था राज्यवर्धन, और हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का यहाँ पे विवाह हुआ था कन्नौज के शासक के साथ, ग्रह वर्मा। कन्नौज का शासक था ग्रह वर्मा, जिसके साथ राज्यश्री का विवाह हुआ था। तो यहाँ का एक शासक था वल्लभी का, या यह कह सकते हैं यहाँ का एक शासक था। उसने क्या किया, इसकी कन्नौज के शासक की हत्या कर दी, इस पर आक्रमण कर दिया, और कन्नौज के शासक ग्रह वर्मा की हत्या कर दी। और यहाँ पे यहाँ का शासक था कौन सा, देवगुप्त शासक था, यानी कि देवगुप्त ने क्या किया, यहाँ से हत्या करके यहाँ पे इसकी कन्नौज पर अधिकार कर लिया, और इसकी बहन राज्यवर्धन की बहन को, राज्यश्री को यहाँ पे कैद कर लिया। और ये किसका, जो देवगुप्त था ना, ये इसका गौड़ नरेश शशांक का, यहाँ का गौड़ का नरेश था एक शशांक, गौड़ नरेश शशांक, शशांक का मित्र था देवगुप्त। तो इसने क्या किया, यहाँ पे कन्नौज पे उसको कैद कर लिया राज्यश्री को, और फिर यहाँ से जाता है, यहाँ पे शासक कौन था, हर्षवर्धन का भाई था राज्यवर्धन। तो उसने यहाँ से अपनी सेना लेके रवाना हुआ, कन्नौज जाकर राज्यश्री को कैद से रिहा किया, और देवगुप्त की हत्या कर दी इसने, राज्यवर्धन ने। लेकिन यहाँ पे गौड़ नरेश शशांक ने दो कैसे यहीं पे राज्यवर्धन की हत्या कर दी कन्नौज में। तो फिर ये सारी सूचनाएं जब हर्षवर्धन को पता चलती है, तो उसे उसके मंत्री
राज्य ग्रहण करने के लिए उत्साहित करते हैं और यहाँ पे हर्षवर्धन का राज्यारोहण करते हैं। फिर हर्षवर्धन अपनी सेना लेके जाता है यहाँ पे कन्नौज में, और कन्नौज में जाके गौड़ नरेश शशांक को पराजित करता है और अपनी बहन राज्यश्री को कैद से मुक्त कराता है, और यहाँ पे फिर इस पे कन्नौज पे अधिकार कर लेता है हर्षवर्धन। ओके, इसके बाद हर्षवर्धन ने क्या करता है, हर्षवर्धन बहुत महत्वपूर्ण शक्तिशाली शासक था, तो हर्षवर्धन ने फिर मगध पर, थानेश्वर इसकी थी प्रारंभिक राजधानी थी इसकी थानेश्वर, बाद में कन्नौज हो गई थी, यहाँ पे अधिकार कर लिया इसने कन्नौज पर, तो फिर इसकी राजधानी हो गई थी कन्नौज। ओके, इन पर, और जो ये सिंध प्रांत पड़ता था इस पर, और इधर जो ये सीमा पड़ती है ना जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र को छोड़कर इस क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया था, यानी कि इन पर ये शासन करता था। यहाँ पे नेपाल का क्षेत्र हो जाएगा, इधर असम का क्षेत्र हो जाएगा, और इधर गौड़ नरेश, मैंने बताया था अभी आपको कि गौड़ नरेश शशांक यानी पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है ना, यहाँ की गौड़ नरेश शशांक था, इसको पराजित कर दिया था और इस क्षेत्र में भी अपना अधिकार कर लिया था। और इधर यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे उड़ीसा पड़ता है, कौन सा क्षेत्र पड़ता है, उड़ीसा, तो उड़ीसा पर भी इसने अपना अधिकार कर लिया था, किसने, हर्षवर्धन ने। तो ये सारा जो आपको रेड कलर में दिख रहा है ना, ये हर्षवर्धन का राज्य है, राज्य विस्तार है हर्षवर्धन का। ये हर्षवर्धन के शासन काल में फैला था इतना राज्य। इधर गुजरात का क्षेत्र, वल्लभ क्षेत्र है ना, इसको नहीं जीत पाया था ये, क्योंकि यहाँ के शासक भी काफी शक्तिशाली शासक थे, और इधर दक्षिण में पाल वंश है, और दक्षिण में इसकी ये कह सकते हैं हम कि हर्षवर्धन की किस्मत अच्छी नहीं थी, या हर्षवर्धन का दुर्भाग्य था कि दक्षिण में पुलकेशिन द्वितीय का शासन था, यानी कि चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का शासन था यहाँ पे दक्षिण में, इनके ठीक दक्षिण में, किनके, यानी कि वर्धन वंश के ठीक दक्षिण में चालुक्य वंशों का शासन था। और ये चालुक्य वंश का जो शासक था ना पुलकेशिन द्वितीय, ये बहुत ही शक्तिशाली शासक था। तो हर्षवर्धन अपने साम्राज्य का विस्तार इधर नहीं कर पाया, दक्षिण में इनका साम्राज्य विस्तार नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ का शासक था चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय, और ये भी काफी शक्तिशाली शासक था, और हर्षवर्धन भी काफी शक्तिशाली शासक था। तो दोनों शक्तिशाली राज्य हैं, दोनों की सीमाएं मिल रही है, तो युद्ध होना तो तय था। तो इन दोनों में युद्ध हुआ, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया, हर्षवर्धन को पराजित कर दिया, तो हर्षवर्धन दक्षिण में नहीं बढ़ पाया। तो ये थे इसका कि हर्षवर्धन दक्षिण में भी नहीं आ पाया, क्योंकि इसका दुर्भाग्य था। और दक्षिण में फिर यहाँ पे जो क्षेत्र पड़ता ना, यहाँ पे पल्लव वंश के शासकों का शासन काल था, यानी कि महेंद्र वर्मन का शासन काल था। तो ये हर्षवर्धन का साम्राज्य विस्तार था। और एक कहावत और है कि हर्षवर्धन ने यहाँ का जो जम्मू कश्मीर में यहाँ पे शासक प्रथा जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर के शासक से हर्षवर्धन ने बलपूर्वक बुद्ध के दंत अवशेष प्राप्त किए थे। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि हर्षवर्धन ने जम्मू कश्मीर के शासक से बलपूर्वक बुद्ध के दंत अवशेष प्राप्त किए थे, यानी भगवान बुद्ध के दांतों के अवशेष यहाँ से प्राप्त किए थे कश्मीर के शासक से बलपूर्वक। तो यहाँ पे कश्मीर के शासक से हर्षवर्धन ने बुद्ध के दंत अवशेष प्राप्त किए थे। कुछ किताबों में मिलता है कि इसने यहाँ से बलपूर्वक बुद्ध के दंत अवशेष प्राप्त नहीं किए थे, बल्कि इसने, कश्मीर के शासक ने खुद ही भगवान बुद्ध के दंत अवशेष हर्षवर्धन को दे दिए थे। तो कुछ में ये भी लिखा हुआ है और कुछ में ये भी लिखा हुआ है कि इसने कश्मीर के शासक से युद्ध कर भगवान बुद्ध के दंत अवशेष प्राप्त किए थे। ये मिलता है हमें एनसीईआरटी की बुकों में, तो हम उन्हीं को ऑथेंटिक मानेंगे एनसीईआरटी की बुकों को, कि भगवान बुद्ध के दंत अवशेष कश्मीर के शासक से बलपूर्वक प्राप्त किए, और फिर राज्य विस्तार नहीं किया इसने, इसी को दे दिया साम्राज्य कश्मीर के शासक को वापस। ये हर्षवर्धन क्या करता था, जिस भी साम्राज्य को जीतता था ना, तो वहां पे अपना शासक नहीं करता था, वहां पे किसी भी वहां के सामंत को या राजा को बिठा देता था, या फिर बहुत से प्रांत ऐसे थे जिनको जीत लेता था, लेकिन उन पर शासन नहीं करता था, ये उन्हें वापस दे देता था। तो ये कहावतें मिलती है हमें। अब हम मिलते हैं इनके जो मेन फैक्ट है ना, उनके बारे में देख लो आप शॉर्ट रिवीजन में। मैंने सारी कहानी के जरिए आपको बता दी है यहाँ पे, तो ये सारी कहानी थी, इसकी साथ थी, और जो फैक्ट याद रखने हैं वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे सारे फैक्ट लिख दिए हैं, आप उनको याद कर सकते हो। देखो, सबसे पहले फैक्ट बनता है कि हर्षवर्धन का ये कह सकते हैं कि राज्याभिषेक कब हुआ, तो 606 ईस्वी में, और मात्र 16 वर्ष की आयु में ये शासक बना था। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी, तो हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज, यानी कि पहले तो थानेश्वर थी, लेकिन मैंने कहा कि यहाँ पे जो यहाँ के नरेश था ना, गौड़ नरेश शशांक था ना, इसका साम्राज्य विस्तार हो गया था यहाँ पे देवगुप्त के मरने के बाद। तो यहाँ के गौड़ नरेश शशांक को पराजित किया, और कन्नौज पर अधिकार करने के बाद कन्नौज को ही हर्षवर्धन ने राजधानी बना लिया। या यह कह सकते हैं कि हर्षवर्धन की द्वितीय राजधानी
कन्नौज थी। ओके, तो इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन ये बनता है। तीसरा क्वेश्चन ये बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के ग्रंथों के नाम क्या हैं। तो हर्षवर्धन के ग्रंथों के नाम है रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद। हर्षवर्धन के 3 ग्रंथ है, रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद। आराम से, कोई दिक्कत नहीं, याद हो जाएंगे आपको ये। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद, ये 3 ग्रंथ है। आप 2 बार बोलना इसे कि रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद, ये 3 ग्रंथ है जो कि हर्षवर्धन ने स्वयं लिखे थे। या कुछ किताबों में यह भी वर्णन मिलता है इसने नहीं लिखे थे, बल्कि इसका दरबारी कविता उसने लिखे थे। तो कुछ भी हो, एनसीईआरटी में तो ये दे रखा है कि हर्षवर्धन ने स्वयं लिखे थे, तो हम यही मान के चलेंगे कि हर्षवर्धन ने स्वयं लिखे थे, क्योंकि क्वेश्चन वहां पे एनसीईआरटी बेस ही बनेगा। अगर नहीं भी बना वहां पे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस, अगर आपका आंसर गलत देता है तो आप एनसीईआरटी से उस क्वेश्चन पर रेट लगा सकते हो, उस क्वेश्चन को आप गलत साबित कर सकते हो। इस कारण मैं बताता हूँ कि एनसीईआरटी बेस पढ़ो आप। ये एनसीईआरटी में क्या देखा है कि रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद, ये तीनों ग्रंथ हर्षवर्धन के हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन कि हर्षवर्धन बौद्ध धर्म का अनुयायी था। प्रारंभ में ये शैव धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में क्या हुआ, ये बौद्ध धर्म का अनुयायी बना था। कौन? हर्षवर्धन। ओके, याद रह जाएगा, हर्षवर्धन बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया था बाद में, तो ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तीसरा है, इसके दरबारी लेखक का नाम ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। एक दरबारी लेखक का बहुत इंपॉर्टेंट है वो, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बाणभट्ट। ओके, इसके बाद में मयूर आ जाएगा और जयगुप्त। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है बाणभट्ट। ये बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था, ये काफी बार क्वेश्चन बना हुआ है कि बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था। तो बाणभट्ट था हर्षवर्धन का। ओके, बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। इसके अलावा मयूर भी इसी का था, जयगुप्त भी इसी का था। ये सारे मैंने इस कारण लिखे हैं कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। इसके बाद में आता है कि हर्षवर्धन के उपनाम। उपनामों में हम ये कह सकते हैं कि हर्षवर्धन को किन किन नामों से जानते थे। वैसे तो इसके बहुत से नाम है, यानी कि साहित्य सार, ये बहुत से नाम है इसके, लेकिन आपको वो याद नहीं रखने, क्योंकि वो सारे नाम बताऊंगा ना आपको डिटेल में, तो आपको कुछ भी याद नहीं होने वाला और आप कंफ्यूज होते रहोगे कि इसका क्या क्या नाम था। इसके बहुत से ऐसे भी नाम है जो बहुत से अन्य शासकों के भी नाम थे। लेकिन आप ही सोचो यार, दिमाग लगाओ कि एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछेगा, जो सबसे अलग क्वेश्चन बनता है वो। अभी आप ये मान लो कि हर्षवर्धन का जैसे मान लो नाम है कि महाराजा धीराज, तो बहुत से शासकों का नाम था महाराजा धीराज, तो वो पूछेगा ही क्यों। अगर इसमें ऑप्शन में और नाम दे देता है, वो नागभट्ट दे देता है या कुछ और भी नाम दे देता है इसके हर्षवर्धन के साथ, तो उनका भी तो नाम था ना, महाराजा धीराज की उपाधि उन्हें भी तो थी ना। इस कारण ये क्वेश्चन नहीं देगा, वो क्वेश्चन ये देगा जो सबसे अलग हटके है। तो इस कारण मैंने वही फैक्ट लिखे हैं यहाँ पे जो सबसे अलग हटके है, और तो सारे सेम है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। यहाँ पे दिक्कत आएगी कि इसके उपनाम क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे साहित्य में शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। हर्षवर्धन को साहित्य में शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है, या हर्षवर्धन को शिलादित्य भी कहते हैं। और इसकी एक उपाधि थी परमभट्टारक। ये इतनी महत्वपूर्ण तो नहीं है क्योंकि ये और शासकों ने भी धारण की थी, लेकिन ये तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हर्षवर्धन को साहित्य में शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा परमभट्टारक भी इसी की उपाधि थी, इसकी हर्षवर्धन की। परमभट्टारक किसकी उपाधि थी? हर्षवर्धन की, और इसे साहित्य में शिलादित्य कहते हैं। और एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये बनता है कि हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत की यात्रा करने आया था। हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत की यात्रा करने आया था, ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत की यात्रा पर आया था। ये क्यों आया था? ये उस समय ये कह सकते हैं हम कि जो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए आया था, या नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था। तो उस समय हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म का या बौद्ध धर्म के शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। कौन सा था वो? तो वो था नालंदा, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय। ये क्या था? बौद्ध धर्म की शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था नालंदा विश्वविद्यालय हर्षवर्धन के समय। और यह कहा जाता है इसके बारे में कि हर्षवर्धन अंतिम हिंदू सम्राट था, यानी कि अंतिम हिंदू सम्राट था, अंतिम हिंदू सम्राट, अंतिम हिंदू सम्राट। बहुत ये अंतिम हिंदू सम्राट कहाँ का था? तो अंतिम हिंदू सम्राट था ये उत्तर भारत का। तो हम ये कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म हर्षवर्धन उत्तर भारत का, उत्तर
उत्तर भारत का, उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट, उत्तर भारत का अंतिम हिंदू हिंदू सम्राट था, सम्राट। लेकिन अब इसके बारे में कुछ विद्वानों में एक और कथा प्रचलित है कि ये अंतिम हिंदू सम्राट नहीं था, कुछ ये कहते हैं ये, लेकिन एंशिएंट में है कि हर्षवर्धन उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था, लेकिन ये न तो कट्टर हिंदू, लेकिन ये न तो कट्टर हिंदू था और न ही पूरे भारत का सम्राट। इस कारण हम ये कह सकते हैं कि उत्तर भारत का था, लेकिन यह कहा जाता है कि हर्षवर्धन भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था, लेकिन ये न तो पूरे भारत का सम्राट था और न ही कट्टर हिंदू था। तो यह कह सकते हैं हम कि हर्षवर्धन उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था, क्योंकि इसका साम्राज्य विस्तार आप देख सकते हो, नर्मदा नदी के उत्तर में ही है इसका साम्राज्य विस्तार। और मैंने अभी बताया था आपको कि पुलकेशिन द्वितीय और चालुक्य के बीच में, दोनों के बीच में युद्ध कहाँ हुआ था, तो ये क्वेश्चन मिलता है कि यहाँ पे नदी कौन सी आती है, नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी के किनारे दोनों का युद्ध हुआ था, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का। तो ये उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था। ओके, इसके बाद में एक क्वेश्चन और लिख लो आप यहाँ पे लिखना चाहो तो। वैसे ये क्वेश्चन काफी बार पूछा नहीं गया, ये ना ही क्वेश्चन पूछने की संभावना बनती है, लेकिन मेरा काम है आपको एनसीईआरटी बेस पे जो जानकारी है सारी जानकारी देने का मकसद है मेरा, तो मैं आपको सारी जानकारी देता हूं। तो इसके बारे में एक लास्ट फैक्ट और बनेगा कि हर्षवर्धन के समय प्रयाग में, यहाँ पे प्रयाग पड़ता है, तो हर्षवर्धन के समय प्रयाग में, यहाँ पे लिख लो आप, हर्ष के समय प्रयाग में प्रति पांचवें वर्ष, हर्षवर्धन के समय प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष, यानी कि हर 5 वर्ष में एक बहुत ही विशाल समारोह आयोजित किया जाता था बौद्ध धर्म का। तो वर्ष हर्ष के समय प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक विशाल, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, हर्षवर्धन के समय प्रयाग में एक बहुत ही विशाल हर्षवर्धन के समय प्रयाग में एक बहुत ही विशाल समारोह आयोजित होता था। ओके, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, आयोजित होता था, आयोजित होता था। तो ये हर्षवर्धन भी स्वयं कौन सा समारोह था, वो प्रयाग में हर 5वें वर्ष में समारोह में भाग लेता था, हर 5वें वर्ष में एक समारोह आयोजित होता था, लेकिन ये हर्षवर्धन 6ठे समारोह में शामिल हुआ था। कौन से समारोह में, तो ये 6ठे नंबर के समारोह में शामिल हुआ था। तो ये था हर्षवर्धन के बारे में सारी जानकारी। आप इन जानकारी को और इन्हीं फैक्टों को याद रखना, इन फैक्टों में से आपके सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। बाकी वीडियो अगर आप और टीचरों की वीडियो देखना चाहो तो आप देख सकते हो, वो वीडियो आपको मिलेंगे 1 घंटे का, 1.5 घंटे का या 50 मिनट का, लेकिन उनमें सारे फैक्ट मिलेंगे, बस इनके बाहर उनमें भी कोई जानकारी नहीं मिलेगी, और बल्कि इनमें से कुछ फैक्ट कमी बताएंगे आपको टीचर, इनमें से फैक्ट आपको कमी मिलेंगे, चाहे आप मिला के देखना, कोई से भी टीचर का आप वीडियो देख लेना, लेकिन इनमें से कमी फैक्ट मिलेंगे, और वीडियो मेरे वीडियो से ज्यादा लंबा मिलेगा। इस कारण मेरा मकसद यही है कि स्टूडेंटों का टाइम खराब नहीं हो बिल्कुल। इस कारण मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, ताकि जो मैं अपने नोट्स बनाता ना, उससे आपका भी समय बच सके, क्योंकि सारे टीचर क्या कर रखे हैं वर्तमान में, बस इनको पैसों से मतलब है और कुछ मतलब नहीं। स्टूडेंट नौकरी लगे तो ठीक, ना लगे तो ठीक, तो इनको तो क्या है, एक तरीके से अपने कोचिंग चलानी है, कुछ नहीं है। तो मेरा मकसद यही है कि इन सारे टीचरों का मुकाबला करने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए कि इनको क्या कोर्स से मतलब है, इनके लिए कोई मायने नहीं रखता स्टूडेंटों का कि स्टूडेंट किन परिस्थितियों में पढ़ाई करते हैं। तो मेरा मकसद ये है कि इन सारे टीचरों की जो कोर्स बेचते हैं ना, वो सारे बंद हो जाए, और आप सभी स्टूडेंटों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हो जो बिल्कुल फ्री एजुकेशन हो, उसमें कोई नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको 0 बैलेंस में आपको सारी सुविधाएं मिले, सारे जो फैक्टो सारे टीचर आपको प्रोवाइड हो सके। तो इस कारण मैं आपको ऐसी ऐसी जानकारी देता हूं। मैं सारे वीडियो, मेरा मकसद यही है कि बिल्कुल डीपली में से जाके आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठाता हूं और वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो, इस कारण आपको सारी जानकारी देने के लिए मैं इतनी मेहनत करता हूं आपके लिए।
ताकि स्टूडेंटों को, जो टीचर कहते हैं ना कि आप डीपली में पढ़ो, डीपली में पढ़ो, वो डीपली में कुछ नहीं पढ़ाते आपको, बस यही पढ़ाते हैं डीपली में। मैं गया हूँ ना डीपली में, सारी एनसीईआरटी बुकों को खोज लिया मैंने, इनसे बाहर डीपली में क्वेश्चन जा रहा ही नहीं। वो जानकारी कहाँ से खोज के ला रहे हैं, वो कुछ जानकारी तो स्वयं की इच्छा से भी बना रहे हैं। तो आप ऐसे टीचरों से बच के रहें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।